नमस्ते। हमारे रेलवे एनटीपीसी वाले स्टूडेंट्स और एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं मेरे भाई, और बहुत ही आसान मॉडरेट सा पेपर आ रहा है। हमारे बच्चे धुआंधार तूफान मचा के आ रहे हैं, 30 में से 30 सवाल उड़ा उड़ा के आ रहे हैं। तो भैया, जैसे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में सॉल्व कराता हूं एग्जाम के आसपास, वैसे ही मैं आज की क्लास में आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए सैंपल पेपर 2 सॉल्व करवाऊंगा। बस ये पेपर करके चले जाओ मेरे भाई, गणित में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और आप सवाल ठीक भी करके आओगे, क्योंकि इन्हीं में से सवाल फंसेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इससे पहले मैं अपने चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर एक सैंपल पेपर ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। ये दूसरा सैंपल पेपर है। 30 क्वेश्चंस एज इट इज जैसा पेपर में आ रहे हैं वही मैं आपको करवाऊंगा दोस्त। ओके, चलें शुरू करें मेरे भाई। कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ सवाल सॉल्व करना भाई। कैरबिल एप्लीकेशन पर हमारा एसएससी के लिए आरंभ बैच चालू हो चुका है। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो अगर आपको बेसिक से हाई लेवल तक वन टाइम ही प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे 4 अलग अलग जगह से तैयारी करते हैं, लेकिन पूरी तैयारी कभी भी नहीं होती। एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, टिक के पढ़ो मेरे भाई। मात्र 1599 की फीस में कैरिबल एप्लीकेशन पर हम चारों ही टीचर्स की क्लासेस, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सब कंप्लीट पैकेज आपको मिल जाएगा। ऑल स्पेशल बैचेस इन वन कॉम्बो। तो एप्लीकेशन से जाके बैच इनरोल कर लीजिए अगर आपको 2026 में बेहतर जॉब चाहिए, वो भी सरकारी, एसएससी में या फिर रेलवे में मेरे भाई। लाइव क्लास होंगी। लाइव क्लास के बाद हर क्लास की रिकॉर्डेड भी आपको दी जाएगी, जो 2 साल तक आपके पास रहेगी, ठीक है। तो सैंपल पेपर सॉल्व करते, पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवाऊंगा, तो सब बच्चे टेलीग्राम चैनल जो वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेरे भाई। बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर 20 लाख बच्चे जोड़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी करवाइए मेरे दोस्त, ठीक है जी। आ जाएं, शुरू करते हैं जी। आज की क्लास का सवाल नंबर 1, ये बताइए भैया। ट्रायंगल एबीसी में डीई एसी के पैरेलल है, जहां डी और ए बी और बीसी पर 2 पॉइंट हैं। BD 8 है, AD 7 है। ट्रायंगल BDE के एरिया और समलंब ADEC के एरिया का रेशियो ज्ञात कीजिए। बताओ जी। सवाल पढ़ते ही आपको यह पता लगना चाहिए कि यह सवाल ही सिमिलरिटी वाला है। नहीं पता लग रहा मेरे भाई तो आपकी तैयारी पक्की नहीं है। मान लीजिए इस प्रकार से कि यह एक ट्रायंगल है दोस्त। मान लीजिए कि यह ट्रायंगल है जिसमें एक लाइन DE जो है वो AC के पैरेलल है। तो मैं इसे बना लेता हूं मेरे भाई, ये ABC, ये ट्रायंगल है। अब यहां पर जो है एक लाइन इस तरीके से खींची गई है मेरे प्यारे भाई, ये लाइन खींची गई है। D और AB और BC पर 2 पॉइंट है, तो D और E 2 पॉइंट है AB और BC पर। इस प्रकार से कि DE AC के पैरेलल है। हमें AC के समांतर खींचना था, इसलिए मैंने AC को नीचे बनाया, ठीक है ना। तो DE AC के समांतर है। सवाल में बोला है BD 8 और AD 7 सेंटीमीटर। BD की जो लंबाई है 8 है और AD की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी कि BD से AD का रेशियो 8-7 है, ठीक है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल BDE के एरिया, और नीचे जो ट्रेपेजियम बन गया, ये ट्रेपेजियम कौन सा बना, ट्रेपेजियम ADEC, इनके एरिया का रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो यहां पे जो छोटा बड़ा ट्रायंगल है वो सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। भाई छोटे ट्रायंगल में ये वाली जो साइड है दोस्तों वो 8 है। बड़े ट्रायंगल में जो पूरी कंप्लीट साइड होगी वो कितनी आ जाएगी, 8 और 7 15, कितना हो जाएगा, 8 7 15। तो अगर मैं छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया की बात करता हूं तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो इन संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और नीचे 15 का स्क्वायर 225, ये आएगा। ये छोटे और बड़े ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BAC, इनके एरिया का रेशियो आ गया। लेकिन सवाल में जो आपसे पूछा है वो ये पूछा है ट्रायंगल BDE और नीचे वाला ये जो ट्रेपेजियम है ADEC, इनके हमको एरिया का रेशियो निकालना है प्यारे बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? तो आप बताएं, छोटे ट्रायंगल का एरिया तो 64 है। आप खुद सोचो कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसा आएगा अगर मैं बड़े ट्रायंगल में से छोटे का एरिया घटा दूं, यानी कि 225 में से 64 माइनस कर देता हूं, तब आएगा। तो आएगा 64 बटे
161। ये ही सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इतना लिखना नहीं होता है मेरे भाई, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो कम टाइम में कर पाओगे। सवाल नंबर 2, ये सवाल जेई के पेपर का है, बनाइए। ये ऐसा नहीं कि ये सवाल रेलवे में एक ही बार आया हो, ये सवाल रेलवे के अलग अलग पेपर में 10 बार आया है, 10 बार, पहले भी 2021 में और अब भी। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी से 40% कम है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 64% बढ़ता है, टीवी की कीमत में 20% कमी होती है। चलिए देखो, यहां पे दो चीजें हैं, वॉशिंग मशीन और टीवी। पहली लाइन में बोला गया है वॉशिंग मशीन का कीमत टीवी से 40% कम है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से, यानी कि टीवी की अगर कीमत 5 है तो वॉशिंग मशीन की 2 कम है 3। ये वॉशिंग मशीन और टीवी के कॉस्ट का रेशियो है मेरे भाई, कॉस्ट का रेशियो 3:5। अब हुआ क्या, वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 64% बढ़ जाती है, 64% बढ़ जाती है वॉशिंग मशीन की कीमत, और टीवी की जो कीमत है वो 20% कम हो जाते हैं। टीवी का जो प्राइस है वो 20% कम हो जाता है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी के में कुल कीमत में कितना परिवर्तन होगा? 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी के प्राइस में कितना चेंज आएगा? भाई ये एक वॉशिंग मशीन और एक टीवी के प्राइस का रेशियो है। तो 5 वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होगी? 5 से गुणा। 7 टीवी की कीमत क्या होगी? 7 से गुणा मेरे भाई। ये रेशियो आ जाएगा, मेरे ध्यान से देखना। तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, यानी कि 3:7। तो ये रेशियो जो बन गया प्यारे बच्चों, ये 3:7 बन गया। तो मैं कह सकता हूं कि 5 वॉशिंग मशीन और 7 टीवी की कीमत का रेशियो 3:7 है। आपसे पूछा है कुल परसेंटेज चेंज क्या होगा? डाटा बहुत आसान है। वॉशिंग मशीन की कीमत 3 का 64%, यानी कि 192% बढ़ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। टीवी की जो कीमत है 7 का 20%, 20 सत्ते 140, 140% कम हो जाएगी। आप बोलोगे यस सर। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है वॉशिंग मशीन प्लस टीवी? 3 + 7 10 का, टोटल 3 + 7 10 का। 192 - 40, 52/10, 5.2%, यानी कि कुल 5.2% का इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज पॉजिटिव आ रहा है ना, तो बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन आंसर है। देखो कितना बेहतरीन सवाल है, बताइए। सवाल नंबर 3, रेलवे आरपीएफ एसआई के पेपर का। एक संख्या को 552 से डिवाइड करने पर शेषफल 75 आता है। उसी संख्या को 24 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये नंबर सिस्टम के टॉप 10 पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है मेरे भाई, बहुत वैल्यू है इस सवाल की। मान लीजिए कि जैसे कोई संख्या n है, ये मैंने मान ली, तो सवाल ये कह रहा है कि जब किसी संख्या n को 552 से 552 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 75 आता है। जब किसी संख्या को 552 से डिवाइड किया जाता है तो 75 शेषफल आता है। उसी संख्या को, यानी कि सेम उसी नंबर n को अगर 24 से डिवाइड किया जाए, 24 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? यही ना सवाल है। आप बोलोगे यस सर, यही सवाल है। तो 552 का ही फैक्टर होना चाहिए 24। देखो है क्या, 24 दूनी 48, 7 24 72, बिल्कुल सही। 552 का ही फैक्टर 24 है, तो डायरेक्ट हो जाता है। आप इस रिमाइंडर को डिवाइड कर लो, केवल आप इस 75 को ही 24 से भाग कर लो। 24 तिया 72, 72 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 रिमाइंडर आएगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। इतना सरल सवाल है मेरे भाई। ये बताइए, रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन, 2x + 7y रेशियो 4x - 3y। ठीक है, 2 बार रेशियो लगा, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात। 8:3। एक्स वाई का अनुपात क्या है? बताइए बच्चे। हमें तो ये सवाल बहुत अच्छा लगा, हमने सैंपल पेपर में करा रहे हैं। देखो, जब भी ये वाला साइन आता है प्रोपोर्शनल का, तो आप समझ जाइए कि जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है, जो पहले और आखिरी नंबर की गुणा है, वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो पहले आखिरी नंबर की गुणा क्या आएगा भैया? 3 दूनी 6x + 3 सत्ते 21y। वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी, इनकी गुणा ही बराबर करनी है। इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 8 चौक 32x -
8 तिया 24y 24y, बस सॉल्व हो गया। एक्स वाई का रेशियो ही तो निकालना है, 6x उधर जाएगा तो 32x में से 6x घटाएंगे 26x बराबर, ये -24 इधर आएगा राइट साइड में, तो 21 + 24 इधर आएगा लेफ्ट में, तो 21 + 24 हो जाएगा 45y, तो 26x बराबर 45y। पूछा x से y का रेशियो मेरे भाई, तो 26 उधर जाएगा, 45/26 इस सवाल का आंसर आएगा। 45/26 होना चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन सी। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है अगर आपको क्वेश्चन करने में मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सवाल नंबर है 5, बताओ किसी आर्टिकल को इसके सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से 27% लॉस होता है। अगर ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए स्टूडेंट्स, अगर इस सवाल के बारे में बताऊं, ये रेलवे 2024 में जितने 6 पेपर हुए उनमें सबसे ज्यादा कोई सवाल पूछा गया नॉर्मल क्वेश्चन में, तो ये वाला है मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए, और एक ही स्पेशल तरीका है। देखिए, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट जो होता है सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। मैंने मान लिया कि माना सीपी जो है बच्चों वो 100% है, 100% मान लिया। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचते हैं। 2/5 आ रहा है, 5 की शकल देख के मैंने ये मान लिया, 5 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना किसी वस्तु का जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो 5 यूनिट है, मैंने ये मान लिया, ये मैंने मान लिया। माना किसी वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 5 है। आप सामान को क्या करते हो, सेलिंग प्राइस के 2/5, 5 का 2/5 कितना होता है 2। आप सामान को 2 यूनिट में बेचते हो और बेचने से 27% लॉस होता है। 100% पे 27 का लॉस हुआ तो बिका कितने में, 100 में से 27 घटाओ, 73% में बिका। अगर आप सामान को ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 84% में बेचोगे, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 है, तो अगर आप सामान को 5 के 84% में बेचोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 5 का 84% 420 हो जाएगा ना, 420% 4.2। यानी कि अगर आप सामान को 4.2 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने में बिकेगा, क्या नहीं बता सकते आप लोग? बिल्कुल बता सकते। 2 से जो आपका 4.2 है ये 2.1 टाइम्स है मेरे भाई, तो ये भी 2.1 टाइम्स होगा भाई यहां पे। तो कितना आएगा भाई, 21 सत्ते 147 और 21 तिया 63। 147 में 6.3 जोड़ेंगे तो 153.3% में बिकेगा। 153.3% आ गया, बोलो हाँ। कितना लाभ हुआ भाई, 100% के क्रय मूल्य का सामान अगर 153.3% में बिक रहा है, 53.3% एक्स्ट्रा में बिक रहा है, तो यही आपका प्रॉफिट है। 53.3% ये आपका लाभ है। डी ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म। बहुत बेसिक सवाल। आगे चलिए सवाल नंबर 6। सब इंपॉर्टेंट सवाल ही छांट छांट के डालें पेपर में। 84 रुपए पर केजी वाली चीनी को 59 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे मिक्सचर को 73.7 रुपए पर केजी पर बेचने पर 10% लाभ हो। हम 2 टाइप की चीनी को मिलाकर बेच रहे हैं मेरे भाई। कैसे होगा सवाल, एलिगेशन से। फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई। 84 रुपए पर केजी वाली चीनी को मिलाया जाता है 59 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण को 73.7 रुपए पर केजी में बेचने से 10% लाभ हो। ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है भाई। हम मिक्सचर को 73.7 रुपए पर केजी में बेचने से 10% लाभ होता है। 100% पे 10% का लाभ हुआ तो बिका कितने में, 110% में। ये 110% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकालो। हमें मिक्सचर का सीपी निकालना है, ना कि सेलिंग प्राइस। 000 से डेसिमल, तो 11 छिंग 66 और 11 सत्ते 77, 67 रुपए पर केजी। यानी कि हम 2 टाइप की चीनी को मिला रहे हैं, 84 और 59 वाली को। जो मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर का दाम है 67 रुपए पर केजी। किस रेशियो में हमने मिलाया है मेरे भाई, एलिगेशन लगाओ। 67 में से 59 घटाएंगे 8 और 84 में से आप 61 घटाएंगे तो मेरे भाई आ जाएगा आपका 14 में
17, 8:17 आ गया जी। सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सी बात। आगे आ जाइए। सवाल नंबर है 7, रेलवे आरपीएफ एसआई के पेपर का बताइए बच्चों जी। सवाल नंबर 7 अगर मैं कहूं, पिछले 1 साल में रेलवे में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे याद है मेरे भाई, यानी कि जो हर तीसरी चौथी शिफ्ट में आया, यही वाला है भैया, बिल्कुल मिस मत करना। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 20, 45, 55% कम हो जाते। अब तो बच्चों को देख के भी पता लग गया होगा। अगर आपको इस सवाल को देख के ये फीलिंग नहीं आ रही कि मेरा करा हुआ है, तो आपकी पढ़ाई बहुत ऊपर ऊपर से हुई है, डीप में नहीं हुई है। फ्यूल का जो प्राइस है, पहले 3 महीने में 20% कम होता है, फिर 45% कम होता है, फिर 55% कम होता है, लेकिन चौथे महीने में 50% बढ़ जाता है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि अथवा कमी हुई, यानी कि 4 महीनों में ईंधन के प्राइस में नेट कितने परसेंट चेंज आया। डाटा ऐसा है कि रेशियो से ही जल्दी होगा मेरे भाई। फॉर्मूला कौन लगाएगा इतनी बार। पहले ईंधन का प्राइस 20% कम हुआ, यानी कि 1/5। 1/5 मतलब ईंधन का प्राइस पहले 5 था, 5 से 4 हो गया। फिर क्या हो बच्चे, 45% कम हुआ, 9/20। 9/20 का मतलब अगर पहले प्राइस 20 था तो 20 से 9 कम होके 11 हो गया, मल्टीप्लाई। फिर 55% कम हुआ, 55% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/20। 11/20 मतलब 20 से 11 कम होके 9 हो गया। लेकिन चौथे महीने में तो ईंधन का प्राइस बढ़ा है, कितना बढ़ा, 50%। 50% यानी कि 1/2। 1/2 यानी कि ईंधन का प्राइस 2 था तो 2 से बढ़ के 3 हो गया। ये आ गया बच्चे। ये हमारा कट भी रहा है, 4 से 20 आपका 5 बार, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5×5 = 25, दूनी 50। 50 की 20 में गुणा करेंगे 1000, 1000 आ गया 1000, ठीक है ना। 5×5 = 25 गुणा 20, 500, दूनी 1000। ऊपर क्या आ गया बच्चे, 11 99 तिया 99 3 आ जाएगा 297। ऊपर आ गया 297। ये क्या आया, ये ईंधन के प्राइस की इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आ गया। यानी कि अगर स्टार्टिंग में ईंधन का प्राइस 1000 था तो 4 महीने के बाद घट के 297 हो गया। तो प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है मेरे दोस्त। देखो परसेंटेज में बताना है, 100 में जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा। ऊपर नीचे ना 10 से काट लो, 10 से डिवाइड कर लो, ये 100 हो जाएगा 29.7। यानी कि ईंधन का प्राइस अगर पहले 100 था तो 100 से 29.7 हो गया, तो कितना कम हुआ, 70.3 कम हुआ। और ये सीधा परसेंटेज में आएगा, 70.3% ईंधन का प्राइस डिक्रीज आ जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर है मेरे भाई, खत्म। आगे चलेंगे। 8वां सवाल, यदि x + 1/x 15 है तो x² + 1/x² का मान क्या आएगा। सीधा फॉर्मूला k² - 2। इससे आसान सवाल पूरी दुनिया में नहीं है। 15 का स्क्वायर 225 - 2 223। फॉर्मूला याद है, अगर x + 1/x k है तो x² + 1/x² बराबर k² - 2। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो भाई कैसे काम चलेगा। अलजेब्रा का ये सवाल भी नहीं कर पा रहे, बड़ी परेशानी है। एप्लीकेशन पे आप जाना, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, कॉन्सेप्ट किंग पे प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई। एडवांस मैथ पढ़ा है मैंने रेलवे के लिए पूरा, रेलवे 2025 एडवांस मैथ पूरा अलजेब्रा पढ़ाया है, क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ाया है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया है, पूरी त्रिकोणमिति पढ़ाया है, ज्योमेट्री पढ़ाया है। नहीं पढ़ा एडवांस मैथ, जाके पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है जी। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यहां पे रेलवे के एडवांस मैथ की। और एप्लीकेशन पर जैसे आपका पेपर है एनटीपीसी का, तो मॉक टेस्ट फ्री डले हुए हैं। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करो, रेलवे वाली कैटेगरी में जाइए मेरे भाई। रेलवे वाली कैटेगरी में ये देखिए, रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के कितने 20 टेस्ट, ये सारे के सारे फ्री हैं। 2016 के 10 पेपर, 21 के 10 पेपर। और अब जैसे ही आंसर की आएगी मैं उसका पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरा, जो रेलवे ग्रुप डी में हेल्प करेगा। बताइए, सेम ब्याज दर पर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 56 रुपए है, कंपाउंड इंटरेस्ट 58 रुपए है। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 56 है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 58 रुपए। प्रिंसिपल बताना। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ सर,
अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 56 है तो हर साल का 28 होगा। पहले साल भी सिंपल इंटरेस्ट 28 होगा, दूसरे साल भी 28 होगा, ठीक है। लेकिन 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 58 है, यानी कि कितना ब्याज ज्यादा है? 2 रुपए ज्यादा है। 56 से 58 2 रुपए ज्यादा है, क्योंकि 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिला कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से। मेरे भाई आपसे पूछे प्रिंसिपल, ये फर्स्ट ईयर की कहानी है और ये मेरे भाई सेकंड ईयर की कहानी है। बात को समझे। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज। ये 2 रुपए जो आपको ब्याज मिला है, ये क्यों मिला है? इस 28 रुपए पर आपको 2 रुपए ब्याज मिला है, यानी कि 1/14। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी होती, आंसर आता 1/14 मेरे भाई, 7:1/7%। आपसे पूछा प्रिंसिपल, आप बताओ, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट, ये पहले साल तो केवल प्रिंसिपल ही ब्याज मिलेगा ना, प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलेगा पहले साल तो, यानी कि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल का 1/14 आपको ब्याज मिला, 28 रुपए। यानी कि मेरे भाई पहले साल मूलधन का 1/14 आपको ब्याज मिला, जो 28 रुपए के बराबर है। तो मूलधन कितना है? 28 गुणा 14, ठीक है जी। 196 का दोगुना हो जाएगा 392 रुपए, ये आंसर है, ठीक है जी। ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म। आइए सवाल नंबर 10। x वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ y गिवन दैट y 5 x 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x व्हेन y बराबर 4। ऐसे सवाल रेलवे में बहुत आ रहे हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसेप्ट बता देते हैं। x y के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, x y के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि जो x का रेशियो होगा वो y के स्क्वायर के रेशियो का इनवर्स होगा, उल्टा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। x का रेशियो y के स्क्वायर के रेशियो का इनवर्स उल्टा होगा। पहले x का मान 6 था, अब x का नया मान बताना है। पहले x का मान 6 था, अब x की सेकंड वैल्यू आपको बतानी है, तो ये रेशियो हो गया। आपको क्या करना है? y के रेशियो का उल्टा लेना है, y के रेशियो का उल्टा। y की वैल्यू पहले 5 थी, अब 4 हो गई, तो आपको उल्टा लेना है, 4/5। 4/5 आप बोलोगे हाँ सर, और इसका स्क्वायर, इसका मेरे दोस्तों करना है आपको स्क्वायर, ये आएगा बच्चे। तो 4 का स्क्वायर 16/25, ठीक है। तो x का जो मान आएगा मेरे भाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 25 छिक्का 150/16 आएगा, ठीक है जी। 2 से काटेंगे 75/8, तो ये 8 नाम 72 और 3 75, 9 सही 3/8 आएगा, यानी कि 9.375, 1/8.125, 3/8.375, तो सीधा 9.375 आ गया आंसर। मजा आ रहा है? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे 1128, 1537, 1834 3 नंबर दे, इनको डिवाइड करने पर शेषफल के रूप में 7, 3 और 5 प्राप्त होता है। करो बच्चों, मैं आपको सोचने के लिए सवाल का टाइम दे रहा हूं। मैं बताऊं, नंबर सिस्टम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। नंबर सिस्टम का पढ़ने से पता नहीं चलेगा क्या करना है, लेकिन जिसने एक बार किया है वो ही जल्दी कर पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। देखो ध्यान से सुनिएगा, हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 1128 को भाग दूं तो रिमाइंडर 7 आए, 1537 को भाग दूं तो शेषफल 3 आए, 1834 को भाग दूं तो रिमाइंडर 5 आए। अब ध्यान सोचो, 1128 को डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो अगर मैं 1128 में से 7 घटा दूं तो यानी कि 1121 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। अगर किसी संख्या से जब 1537 को भाग करता हूं शेषफल 3 आता है, तो अगर 1537 में से 3 माइनस कर दूं यानी कि वो संख्या 1534 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई किसी संख्या से 1834 को डिवाइड करते 5 रिमाइंडर आता है, अगर 1834 में से 5 घटा दूं यानी कि 1829 को पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो हमें वो संख्या निकालनी है, लेकिन बड़ी से बड़ी, वो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो इन तीनों को पूरा डिवाइड करे, यानी कि इनका HCF। तो कुछ नहीं करना, हमें इनका HCF निकालना था बस।
और कुछ नहीं करना मेरे भाई। ठीक है जी। अब यहां ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका यह है कि मिनिमम डिफरेंस देखो आप, ये दोनों नंबर ज्यादा नजदीक है, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है भाई? 9 में से 4 गया 5, 12 में से 3 गया 9, और 17 में से 15 गया 295। यानी कि इनका एचसीएफ या तो 295 होगा या 295 का फैक्टर। 295 5 से कट रहा है कितनी बार मेरे भाई? 5 25 25, 4 5 राम 45, 59। 295 का एक फैक्टर 59 है, और 59 ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यही आंसर हो जाएगा सी। या तो एचसीएफ 295 होगा इन तीनों संख्याओं का, या 295 का फैक्टर होगा। 295 का एक ही फैक्टर है ऑप्शन में। 295 ना 43 से भाग होता है, ना 54 से, ना 67 से, केवल 59 से डिवाइड होता है, इसलिए यही आंसर है। यह तरीका है ऐसे क्वेश्चन को उड़ाने का। बताइए 12वां सवाल करो बच्चों। शुद्ध दूध वाला एक कंटेनर है, एक कंटेनर जिसमें प्योर मिल्क है, 35% को पानी से रिप्लेस कर दिया, एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड थ्राइस। इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया गया। कितनी बार दोहराया गया? 3 बार रिपीट किया गया। थर्ड ऑपरेशन के एंड में, तीसरी बार जब हमने प्रोसेस रिपीट किया, तो मिल्क का कंसंट्रेशन क्या होगा मेरे भाई? हमारे पास एक कंटेनर है बच्चे, उस कंटेनर में प्योर मिल्क है, यानी कि मिल्क का जो कंसंट्रेशन है वो 100% है। 100%। बात समझना। हम क्या करते हैं, उसमें से 35% मिल्क निकालते हैं, फिर उसकी जगह पानी मिला देते हैं, फिर मिक्सचर हो गया, फिर दोबारा से 35% मिक्सचर निकालते हैं, उसकी जगह पानी मिला देते हैं। तो आप 35% निकालो, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। अगर आप 7/20 निकालोगे तो बचेगा कितना? 1 में से आपने 7/20 निकाल लिया, तो बचा कितना? 13/20। एक बार रिप्लेसमेंट के बाद इतना दूध बचेगा। आपने 3 बार रिप्लेसमेंट किया है, तो 3 बार रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में दूध का कंसंट्रेशन क्या होगा? पावर 3। जितनी बार आप रिप्लेस करोगे उतनी ही आपको पावर करनी है। तो 13 का क्यूब 2197, और नीचे आ जाएगा जी 20 का क्यूब, यानी कि 8000। ये दूध का कंसंट्रेशन आ जाएगा 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में, लेकिन ये फ्रैक्शन में आया है। फ्रैक्शन में आपको तो आंसर परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में बताने के लिए 100 से गुणा और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है जी। 80 से देखो 2000 आपका चला जाएगा बेटा 25 बार, बचेगा 197। तो 80 दूनी 160, बचेगा 37। तो 2 सही 37/80। तो ये आंसर आपका आना चाहिए 25 और 2 27 सही 37/80%। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे आंसर सवाल नंबर 13, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताइए मेरे भाई। हाँ जी, हर शिफ्ट में एक ना एक सवाल ऐसा जरूर आ रहा है जिसमें कुछ नहीं करना, सिंपल आपको रूट पुट लेना है, नॉर्मल कैलकुलेशन। यहां देखेंगे ये बच्चे 144 का अंडर रूट 12, ये 361 का अंडर रूट 19, पर यहां डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, ये आएगा 0.19। ये आ गया। ये 5.29 529 का अंडर रूट 23, पर यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसका अंडर रूट आएगा 2.3। तो 12 में से पहले आप 2.3 घटा दो तो आएगा 9.7 और प्लस 0.19, यानी कि 9.89 आंसर है। सी ऑप्शन। खेल खत्म, कुछ नहीं है सवाल में। आ जाओ। 28 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर रेडियस वाले 2 सर्कल के सेंटर 50 सेंटीमीटर दूर है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? देखिए 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस R1 R2 आपको दी हुई है, और उनके सेंटर के बीच की दूरी दी है। पूछा है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछी है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा समझते कि जैसे 2 सर्कल हैं, ये 2 सर्कल है मेरे भाई, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये होती है मेरे भाई, ये होते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तिरछी तिरछी लाइन। तो इसकी लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको सीधा याद होना चाहिए, √d² माइनस
R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। भाई यहां पे सेंटर के बीच की दूरी 50 है, तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस क्या है भाई R1 प्लस R2 28 प्लस 20 48 का होल स्क्वायर। तो 50 48 14 आ जाएगा मेरे भाई। आपको सर इतनी जल्दी आपने कैसे बताया कैलकुलेशन? याद है, मेरा रटा हुआ है भाई। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इसका दुगुना कर दूं केवल, तो सबसे बड़ी साइड 25 दूनी 50, 24 दूनी 48 14, 50 48 14 पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 50 के वर्ग में से 48 का वर्ग घटाएंगे, 14 का वर्ग बचेगा, अंडर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 14। अब देखो, अगर आपको ट्रिपलेट भी याद नहीं है, ये फॉर्मूला भी याद नहीं है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का, तो कैसे कर पाओगे? सवाल में कुछ था थोड़ी ना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था, पर वो आपको याद करना पड़ेगा। या तो आप किसी टीचर के बैच से याद करो, या आप खुद से नोट्स बनाओ मेरे भाई, या सबसे बढ़िया है कि हाँ आपके पास है मैथ्स कंसेप्ट की बुक होनी चाहिए। इस बुक में गणित के जितने भी फॉर्मूले, खासकर एडवांस मैथ में ज़्यादा हेल्पफुल है। एडवांस मैथ में, स्टैटिक्स में, इनमें बहुत फॉर्मूले होते हैं, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं डायग्राम के साथ। कलरफुल डायग्राम है मेरे भाई, इजी भाषा में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मेरे दोस्त, विद एग्जाम्पल, है ना। जैसे ये देखो ना कितने बढ़िया बढ़िया हैं। तो आप इस बुक को ऑर्डर करके मंगा लीजिए। कंसेप्ट किंग, मैथ्स कंसेप्ट किंग बुक होनी चाहिए हर बच्चे के पास। ठीक है जी, आ जाओ। सवाल नंबर 15 सवाल है रेलवे आरपीएफ एसआई का। दो कैंडिडेट के बीच एक चुनाव में 80% ने वोट डाला है, 80% ने वोट डाला, ठीक है, जिसमें से 53 वोट इनवैलिड हो गए, अवैध घोषित हो गए। विनर गॉट 48% ऑफ ऑल द वोटर्स इन द लिस्ट, यानी कि वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स का नाम है, विनर को उसमें से 48% वोट मिले और 1013 वोटों से जीता है। पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं। बहुत बेहतरीन सवाल। वोटिंग लिस्ट में 100% वोटर्स हैं, यही आपको निकालना है। वैसे तो इस सवाल को करने के बहुत से तरीके हैं, पर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा वो सबसे स्मार्ट होगा मेरे भाई। टोटल को बराबर कर दो, ये लाइन सबसे खास है कि विनर को टोटल वोटर्स का, यानी वोटिंग लिस्ट का 100% का 48% मिला है मेरे भाई। सुनिए, देखिए, दो लोगों के बीच एक चुनाव हुआ, 80% लोगों ने वोट डाला, तो यानी कि 80% लोगों ने वोट डाले हैं। तो डाले गए वोट में से ही डाले गए वोट ही सबके बराबर होना चाहिए। 80% लोगों ने वोट डाला। अब जितने वोट डले उसमें से 53 वोट आपके इनवैलिड है, ये 53 वोट आपके खराब हो गए। जीतने वाले को कितना मिला? कुल वोटर्स का 48%। कुल वोटर है 100 का 48% जीतने वाले को मिला, ये विनर को 48% मिला। और ये 1013 वोटों से जीता, यानी कि लूजर को कितने वोट मिला होगा? जीतने वाले कैंडिडेट को 48% वोट मिला और वो 1013 वोटों से जीता है। यानी कि हारने वाले उम्मीदवार को जीतने वाले से 1013 वोट कम मिले होंगे। यानी कि लूजर को कितने मिले होंगे मेरे भाई? 48% से 1013 वोट कम मिले लूजर को। आप बोलोगे हाँ सर, हारने वाले को इतने मिले। दोस्त, इन सबको जोड़ के ही तो मेरे भाई 80% के बराबर होना चाहिए। जीतने वाले के वोट प्लस हारने वाले के वोट प्लस इनवैलिड वोट बराबर टोटल डाले गए वोट 80%। हो गया ना? हो गया, एक स्टेप पे है भैया। तो ये हो गया 48 48 96%, 80 उधर जाएगा, तो 96 माइनस 80 आ गया 16%। किसके बराबर आएगा जी? 53 में से 1013 घटाएंगे तो आएगा जी 960। 16% की वैल्यू 960 आ जाएगी, तो 1% की वैल्यू 16 छिक्कम 96 60 आ गया। 100% की वैल्यू पूछिए, 100 से गुणा कर देंगे 6000। कुल वोटर्स 6000 हैं। देखो कितना बेहतरीन सवाल है ये वाला। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 16। बताओ बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट,
ये सवाल भी सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं, हर शिफ्ट में पहली शिफ्ट से लेके आखिरी शिफ्ट तक लगातार आने वाला क्वेश्चन है ये वाला, चाहे वो एएलपी का पेपर हो, चाहे आरपीएफ कांस्टेबल का हो, चाहे आरपीएफ एसआई का हो। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक के टाइम के लिए 8% ब्याज प्रतिवर्ष ब्याज दर पर 3,000 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है, हर कोई बच्चा जानता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। भाई यहां पे प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 3,000 रुपए, 3,000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। ब्याज की दर कितनी है, 8% गुणा टाइम। टाइम आपको निकालना है मेरे भाई, ये समय आपको निकालना पड़ेगा, समय कितना है, लेकिन समय जो बताएगा वो डेट्स के बीच बताएगा। 22 फरवरी 2024 से 23 अप्रैल 2024 तक। देखो 2024 जो है, जो भी खत्म हुआ है, पिछले साल ही निपटा है, ये लीप ईयर है। 2024 4 से कट रहा है, लीप ईयर है। और लीप ईयर जो होता है भाई उसमें 366 दिन होते हैं, यहां 366 दिन की बात हो रही है मेरे भाई। लीप ईयर है, 366 डेज हैं। जब भी डेट वाले सवाल आते हैं ना, जैसे यहां पे पूछा है 22 फरवरी से 23 अप्रैल तक, तो अगर हम 22 फरवरी की सुबह ले रहे हैं तो हमें 23 अप्रैल की सुबह तक काउंट करना है। 22 फरवरी 2024 की मॉर्निंग से 23 अप्रैल 2024 की मॉर्निंग तक का टाइम लेना है मेरे भाई। अच्छा, फरवरी जो होगी लीप ईयर में 29 दिन की होगी, 29 दिन की फरवरी होगी। 22 फरवरी की सुबह से लेना, यानी कि शुरू के 21 दिन नहीं लेने, यानी कि फरवरी में हो गए 8 दिन। 22 फरवरी से 29 फरवरी 8 दिन हो गए। जनवरी, फरवरी और ये मार्च हो गया आपका 31 दिन का, ठीक है ना। यही है जनवरी, फरवरी, मार्च। उसके बाद अप्रैल, 23 अप्रैल की सुबह तक लेना है, यानी कि 22 अप्रैल तक लेना है, पूरा का पूरा 22 अप्रैल तक। 1 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 22 दिन हो गए, तो टोटल दिन आएंगे जी 22 और 8 30 और 31 61 दिन। तो यानी कि जो टाइम है वो 61 डेज है। आप बताओ कितने दिन हुआ ये, 366 दिन है लीप ईयर में टोटल। 366 दिन में से 61 दिन का ब्याज लेना है, तो कितना टाइम हुआ मेरे भाई, 6 चिंग 36, 1 छिक्का 6, यानी कि 1/6 साल। बहुत बेहतरीन तरीके से सेट किया भाई सवाल बनाने वाले ने। 366 दिन में से 61 दिन का हिसाब है ये। 366 दिन में से 61 दिन कितना होता है, 1/6 साल। तो आपको 1/6 साल का ब्याज निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, ये आंसर आएगा मेरे भाई। 1/6 साल लेना है, परसेंटेज से 2 जीरो, 6 पंजे 30 और ये आ जाएगा 5 अट्टे 40 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है स्टूडेंट वो 40 रुपीज आएगा, और ये मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है जी। ठीक है जी, आ जाइए अगला सवाल। नंबर है आपके सामने 17, एनटीपीसी के ही पेपर का पूछा हुआ है। कार से मुंबई से पुणे जाते समय मुझे पता लगा एक टायर में 2 पंक्चर हैं। अपने पुराने अनुभव के आधार पर मेरा मानना है कि पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को सपाट कर देगा, यानी कि पूरी हवा निकाल के फ्लैट कर देगा। एग्जामिनर अपनी दुख भरी कहानी बता रहे इस सवाल में, कभी हुआ होगा उसके साथ हादसा। 2 पंक्चर है, दूसरा पंक्चर 6 मिनट में पूरी हवा निकाल के टायर को फ्लैट कर देगा। हवा एक स्थिर कांस्टेंट रेट से निकल रही है, तो टायर को सपाट करने में दोनों पंक्चर को कितना समय लगेगा, दोनों पंक्चर। निहायत ही आसान सवाल। पहला पंक्चर 9 मिनट में टायर सपाट कर देगा, दूसरा 6 मिनट में। दोनों पंक्चर मिलकर कितने मिनट में समाप्त करेंगे मेरे भाई, 9 गुणा 6/9 + 6, ये डायरेक्ट शॉर्टकट होता है मेरे भाई मिनट। तो आएगा 54/15, 54/15 3 से जाएगा 18/5 मिनट। तो 5 तिया 15, 3 18, 3 सही 3/5 मिनट में दोनों टायर इसकी हवा को सपाट कर देंगे, दोनों पंचर। आइए सवाल नंबर है 18 आपके सामने, करो बच्चों। यह सवाल भी आपका देखा हुआ होना चाहिए, कई बार आया है। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके मार्क प्राइस पर 58% और 80% का 2 डिस्काउंट देकर 770.7 रुपए में बेचता है। अगर उसके द्वारा कोई डिस्काउंट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ अर्जित करता।
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां ये जो लाइन है, ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंसेप्चुअल लाइन है। आप बताओ, अगर आप किसी सामान पर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो आपने जो सामान का मार्क प्राइस लगाया है उसी पर सामान को बेचोगे। मान लीजिए एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, अगर आप सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को अंकित मूल्य पर बेचोगे, और अंकित मूल्य पर बेचने से 25% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सामान का जो मार्क प्राइस है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा होगा, तभी तो मार्क प्राइस पर बेचने से बिना किसी डिस्काउंट पे 25% प्रॉफिट होगा। ये सेकंड लाइन है। अब पहली लाइन पढ़ो। हम मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट दे रहे। पहले हमने 58% डिस्काउंट दिया, 58% डिस्काउंट देने के बाद भी हम नहीं रुके, दोबारा हमने 80% डिस्काउंट दिया। 58% डिस्काउंट दिया, फिर 80% डिस्काउंट, इतना भारी डिस्काउंट। उसके बाद हमने सामान को सेल किया, कितने बेचा? 770.7 रुपए में बेचा। तो सामान का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या है? आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और इनिशियल वैल्यू पूछी है। सवाल कैसा है? रेशियो का है, सक्सेसिव मेथड से करना पड़ेगा। पहले आपने सीपी को 25% बढ़ाया 1/4, फिर आपने 58% डिस्काउंट दिया 58/100 यानी कि 29/50, फिर आपने 80% डिस्काउंट दिया भाई 80/100 4/5, मार्कअप किया आपने 25% 1/4 यानी कि 4 का सामान 5 में बिका। फिर आपने 29/50 डिस्काउंट दिया यानी कि 50 का सामान 21 में बिका। और आपने 80% डिस्काउंट दिया 1/5 यानी कि 5 का सामान अल्टीमेटली 4 में बिका। यही है? आप बोलोगे यस सर यही है। देखिए 4 से आपका 4 कट जाएगा, 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 21/50। नहीं 1/5 आएगा, सॉरी गड़बड़ कर दी ना भाई। हाँ 1/4 आपने मार्कअप किया, 50 पे 29 का डिस्काउंट दिया, 50 का सामान 21 में, फिर आपने 4/5 डिस्काउंट दिया, 5 पे 4 का डिस्काउंट दिया, तो 5 का सामान 1 में बेचा, तो 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो ये आएगा मेरे भाई आपका 50 चौका 200 और ये आएगा मेरे भाई 21। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा, यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 200 है तो फाइनली सामान 21 यूनिट में बिका, जबकि सामान बिका कितने में? 770.7 रुपए में बिका। बताओ कितने गुना ये जाएगा भैया 21 या 63, 63 के बाद आपका आ जाएगा 14,140, तो 21 छिक्का 126, 14 और 21 सत्ते 147, 36.7 गुना। तो ये भी मेरे भाई यहां पर 36.7 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 36 गुणा 200 7200 और 140 7340 रुपए, 7340 रुपीस इस सवाल का आंसर है। ये कॉस्ट प्राइस होगा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट। क्या जबरदस्त सवाल है भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन। और ऐसे जबरदस्त क्वेश्चन जो है हमने चैनल पे, आप जाओगे हमारे मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग चैनल मेरे भाई, जो बिल्कुल एकदम रामबाण है, यहां पे दिखाते हैं हम आपको। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे एक पूरी 10 घंटे की ऐसी वीडियो है, 300 घंटे का मतलब 300 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन। कहां है वीडियो? ये रहा, देखिए रेलवे एनटीपीसी के लिए टॉप 300 बेस्ट ऐसे ही क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है। अगर एग्जाम आपका दूर है, समय है, तो आप ये पूरी वीडियो मेरे दोस्त देख डालना। देखो ना 1 मिलियन के आसपास इस चैनल इस वीडियो पे व्यूज हैं, 1 मिलियन के आसपास, कितना कंपटीशन है। तो आप देखना पूरी वीडियो को, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको सॉल्व करने के मिलेंगे इसमें। आ जाइए। अरे राम। शालिनी अपने कार से 138 किलोमीटर की दूरी 46 की स्पीड से और 438 किलोमीटर की दूरी 73 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। शालिनी की औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड। बच्चों क्या आपको एवरेज स्पीड निकालना आता है? एवरेज स्पीड का फंडा है कुल चलेगी दूरी बटे कुल लिया गया समय। शालिनी 138 किलोमीटर ये जा रही है और 438 किलोमीटर ये जा रही है, तो शालिनी ने कुल डिस्टेंस कितना चला है? 138 किलोमीटर प्लस 438 किलोमीटर। इन डिस्टेंस को चलने में शालिनी को टाइम कितना लगा? टाइम बराबर होता है बच्चों डिस्टेंस बटे स्पीड। शालिनी 138 किलोमीटर जाएगी 46 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगेगा? डिवाइड करो,
138 को 46 से डिवाइड करेंगे 3 घंटे, प्लस शालिनी 438 किलोमीटर जाएगी 73 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना समय लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, डिवाइड करो 438 को 73 से डिवाइड करेंगे 6 बार जाएगा, 420 और 18 6 बार जाएगा, 6 घंटे, यानी कि कुल डिस्टेंस आप कितना गए? 576, और समय आपको लगा मेरे भाई 9 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी मेरे भाई? 9 छिक्का 54, 4 9 चौक 36, 64 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। डी ऑप्शन आंसर आ गया। आइए 1 से 98 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है? भाई ये तो सवाल इतना इजी है, कोई भी कर लेगा। नेचुरल नंबर आप समझते, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहां तक? 98 तक। इनका आपको निकालना है एवरेज। अगर लगातार संख्याएं हैं या समांतर श्रेणी में, तो एवरेज जो होता है पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या को जोड़ के आधा कर लो, यानी कि 99 का आधा आ जाएगा 49.5, जो मेरा डी ऑप्शन रहेगा बच्चे। खत्म। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 21। आरपीएफ एसआई क्या है? 1136 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। भाई एक ट्रेन है जो खंबे को पार करते 71 सेकंड में, ठीक है। तो ये ट्रेन 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? सेकंड्स में बताना है। करो जी, कौन इस सवाल का आंसर करेगा? बताइए। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यह बात समझना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी 656 मीटर। यह ध्यान रखिए। दूसरी बात कि जब ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस करेगी, मान लीजिए खंबा है, ये खंबा है मेरे भाई, एक ट्रेन इस खंबे को क्रॉस कर रही है, तो जब ट्रेन इस खंबे को क्रॉस करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लेंथ के बराबर, यानी कि ट्रेन खुद की लेंथ को 1136 मीटर को 71 सेकंड में पार करती है। ट्रेन खुद की लेंथ को 71 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो हमें यह पता लगाना है कि ट्रेन 656 मीटर और कितने समय में जाएगी। एक बार बताओ, ट्रेन जो है 1136 मीटर लंबी है और खंबे को यानी कि पार करे 71 सेकंड में, तो ट्रेन 1136 मीटर ही जाएगी भी खंबे को पार करने में 71 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी ना डिस्टेंस बटे टाइम, 71 एकम 71 कितना आएगा मेरे भाई? ये 29 और 13 42 426 16 बार चला जाएगा 16, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई मेरे भाई। अब बताओ, अगर ट्रेन 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है तो 656 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 16 की स्पीड से 16 चौका 64, 16 एकम 16 41 सेकंड, यानी कि ट्रेन को 71 के अलावा 41 सेकंड और लगेगा, तो हो जाएगा मेरे भाई 7 4 11 112 सेकंड का समय लगेगा। यह आंसर है, बात खत्म। प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में ए ऑप्शन ठीक है। आगे आ जाइए। जेई का सवाल, एक व्यापारी 35% प्रॉफिट पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का इस्तेमाल करता है जो उस पर लिखे हुए वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बेईमान दुकानदार का वायरल क्वेश्चन है ये, मान लीजिए। बेईमान दुकानदार में रेलवे एसएससी की परीक्षा में कोई सवाल सबसे ज्यादा आता है, यही वाला है। एक ट्रेडर यह क्लेम करता है कि मैं अपने आटे को 35% प्रॉफिट में बेचता हूं। 35% प्रॉफिट में बेचता हूं, इसका मतलब 35% प्राइस बढ़ाकर बेचता हूं। अब 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 5% 1/20, 35% हो गया बच्चों 7/20। इसका मतलब 20 रुपए किलो का आटा वो 27 में बेचेगा, 20 का सामान 27 में बेचेगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो ऐसा वजन इस्तेमाल कर रहा है जो उस पर लिखा हुआ है ना बाट, उस पर 16% कम ही है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25। कम के लिए माइनस आप लगाओगे मेरे भाई, ठीक है ना। डिसऑनेस्टली यूजेस ए वेट विच इज 16% लेस देन व्हाट इज मेंशन्ड ऑन इट, यानी कि मान लीजिए अगर कोई ग्राहक उससे 25 किलो आटा मांगता है कि भाई हमें 25 किलो आटा दे दो,
तो 25 किलो तोल के दे देता है, लेकिन एक्चुअल में 25 किलो नहीं है, 16% कम दे रहा है। 25 का 16% 4 किलो कम दे रहा है। 25 से 4 किलो कम यानी कि 21 किलो आटा ही दे रहा है दुकानदार। यानी कि दुकानदार 21 किलो आटा देकर ग्राहक से 25 किलो आटे का पैसा ले रहा है। तो ये प्रॉफिट हुआ बेईमानी की, वजन में बेईमानी की वजह से। कुल प्रॉफिट होगा इनकी सीधी सीधी गुणा यानी कि सक्सेसिव। 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। उसके बाद ये देखो 3 से भी कट रहा है, 3 नाम 27 और ये आपका 3 सत्ते 21। तो 4 सत्ते 28 रेशियो 9 पंजे 45, 28 रेशियो 45 आ गया स्टूडेंट। यानी कि हमें कह सकते अल्टीमेटली 28 का सामान 45 में बिका, तो 17 का प्रॉफिट हुआ बच्चों किस पर, 28 पर। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100% गुणा 100%, ये हुआ परसेंटेज में। किससे जाएगा मेरे भाई, 4 से जाएगा 125 बार, 4 से 28 जाएगा जी 7 बार। तो 25 गुणा 17 कितना आएगा मेरे भाई, 500 से 75 कम 425/7। ये आंसर आएगा मेरे दोस्त, बताइए। तो अप्रोक्स 61 नहीं हो गया, 7/42 और ये 5/7 यानी कि अप्रोक्स 61% के ज्यादा करीब आएगा। डी ऑप्शन ठीक है कि 60.5 से बड़ा हो जाएगा। आगे 23वां सवाल देखिए। आरपीएफ एसआई का ये लेटेस्ट ही सवाल करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं नए क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन प्रीवियस ईयर में भी सबसे जरूरी, वरना प्रीवियस ईयर ही तो इतने ज्यादा हैं, सारे थोड़ा ना कर पाओगे आप। 6 अंकों की संख्या दी है आपके सामने, इसमें जोड़ी जाने वाली सबसे छोटी एक अंक की संख्या है, ताकि यह नंबर 11 से पूरी तरह से विभाज्य हो। देखो आपके सामने एक 6 डिजिट नंबर दिया है, बोला इस नंबर में क्या स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ऐड किया जाए कि यह नंबर 11 से कट जाए। इसमें मेरे भाई कौन सा स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट ऐड किया जाए जिससे कि ऐसा नंबर आए जो 11 से कट जाए। तो भाई आप ये पता लगाओ कि ये नंबर को 11 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आता है। ऐसे घटाइए, 3 में से 6 घटाएंगे -3, ये नियम होता है रिमाइंडर निकालने का 11 से। 3 में से 7 घटाएंगे -4 और 4 में से 5 घटाएंगे -1, ये आएगा। ऐड कर लो, 1 4 5 3 8 -8, यानी कि मैंने ये पता लगा लिया अगर इस नंबर को 11 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर -8 आएगा। अब इसमें क्या हम ऐड करें कि 11 से पूरा पूरा कट जाए। अगर मैं इसमें 8 ऐड कर दूंगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0, 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, ये है तरीका इस सवाल को करने का, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। सवाल नंबर 24 बताइए जी। हाँ देखो, ये सवाल शायद आरपीएफ एसआई के पेपर में था जो हर शिफ्ट में आया था, उसके बाद तो नहीं दिखा, पर फिर भी आप कर लीजिए। ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 533 रुपए बाई फर्स्ट गिविंग ए D% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस and then another discount having the same nominal value in rupees. If the marked price of article is 1025, what is the value of D? ये सवाल अलग ही है, ये सवाल बिल्कुल हटके है मेरे भाई। एसएससी में तो आज तक ऐसा सवाल नहीं आया है, और लैंग्वेज में कंफ्यूज होंगे मेरे भाई। सॉल्व तो आप कर लोगे, लेकिन लैंग्वेज एक बार पकड़ में आनी चाहिए। देखिए, एक आदमी एक वस्तु के मार्क प्राइस पर पहले D% की छूट देता है। पहले कितना डिस्काउंट देता है, D%। फिर उतने ही समान मूल्य की एक और डिस्काउंट देता है। यानी कि मेरे भाई आदमी ने 2 डिस्काउंट दिए, लेकिन 2 डिस्काउंट सेम परसेंटेज के नहीं है, सेम रुपीज के हैं मेरे भाई। एक आदमी ने पहले D% डिस्काउंट दिया, D% डिस्काउंट से वस्तु की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। फिर उतने ही रुपए का एक और डिस्काउंट दिया। मान लीजिए पहले आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, फिर दोबारा आपने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया, और फाइनली आपने सामान को 533 रुपए में बेचा। तो वस्तु का मार्क प्राइस जो है 1025 है, डी का मान क्या है। अब एक बात समझो, सब स्टूडेंट ध्यान सुनना, आपने 1025 रुपए के सामान को अल्टीमेटली 533 रुपए में बेच डाला, 1025 के सामान को।
533 रुपए में बेच डाला। ये मार्क प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। आपने 2 डिस्काउंट दे, वो भी इक्वल रुपीस के। तो आप एक बात बताइए, आपने कितना डिस्काउंट दिया टोटल? घटाओ, आपने टोटल कितना डिस्काउंट दिया है? 5 में से 3 गया 2 और ये 9 और ये 492 का आपने डिस्काउंट दिया है। ठीक है जी, 492 का आपने डिस्काउंट दिया। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं। 492 का आपने डिस्काउंट दिया, लेकिन ये डिस्काउंट कब हुआ? जब आप सेम ही वैल्यू की, सेम ही नॉमिनल वैल्यू की, सेम ही रुपीस का 2 बार डिस्काउंट दे रहे हो। 492 2 बार सेम रुपीस का डिस्काउंट देने के बाद आया, तो आप ईच टाइम कितना डिस्काउंट दे रहे हो? ईच टाइम बटे 2। तो आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आपका 246, 246 रुपए का आप डिस्काउंट दे रहे हो मेरे भाई ईच टाइम। कितने के मार्क प्राइस पर? 1025 के मार्क प्राइस पर। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ही आ गया। ये आपके D% की वैल्यू आएगी मेरे भाई, यानी कि ईच टाइम आपने इतने परसेंट का डिस्काउंट दिया। ये आ गया 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 41 से चला जाएगा 6 बार, यानी कि 24%। 24% के आपने 2 डिस्काउंट दिए। बी ऑप्शन आंसर है। गजब का सवाल बच्चे, नाइस क्वेश्चन। सवाल नंबर 25, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो, बताइए बच्चे। अरे करो भाई, सब लोगों को पता है कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्मूला होता है। अब यहां 9a प्लस 6b प्लस 4c का स्क्वायर है, तो 9a का स्क्वायर 81a स्क्वायर प्लस 36b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर। 2ab करेंगे तो 2 नाम 18 छिक्का 108ab, 108ab आएगा, 112 नहीं आएगा। यहां करेंगे मेरे भाई 2 छिक्का 12 चौक 48bc, 48bc आएगा, 43bc नहीं आएगा। उसके बाद ये देखेंगे मेरे भाई 2 नाम 18 चौक 72ac आएगा, 72ac आएगा, 82ac नहीं आएगा। तो देखो 3 ऑप्शन कट गए। कौन सा ऑप्शन बचा? केवल ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड बचा है ना। यहां ये वाला ऑप्शन हट गया, यहां ये हट गया मेरे भाई, यहां ये हट गया। तो हमें ऑप्शन से ऐसा सवाल करना है, ना कि आप पूरा करने बैठोगे। आइए सवाल नंबर 26। ये सवाल मैंने एनटीपीसी सीबीटी लेवल, एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का डाला है। करो, थोड़ा हटके सवाल है मेरे भाई ये। 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड किसको करना है? सेमी स्किल्ड आएगा भैया, ठीक है, स्किल्ड थोड़ा ना करना है किसी को। 12 स्किल्ड, 14 सेमी स्किल्ड, 10 अनस्किल्ड वर्कर एक काम करते हैं 13,189 रुपए में। उनके इंडिविजुअल वेजेस जो है वो 9-5-4 के अनुपात में है। तो पूछा है टोटल मनी कितनी मिलेगी 10 अनस्किल्ड वर्कर को। बहुत बढ़िया, देखिए हमारे पास 12 स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि फुल स्किल उनकी है। 14 सेमी स्किल्ड वर्कर है मेरे भाई, सेमी स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर। उसके बाद 10 जो है वो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, ठीक है ना, यानी कि इनके पास कोई बहुत ज्यादा कुशलता नहीं है। तो 12 कुशल हैं, 14 अर्ध कुशल है और 10 बिना कुशलता के हैं। उनके बीच 13,189 रुपए बांटे गए एक काम को पूरा करने के लिए। उनकी जो मेरे भाई इंडिविजुअल मजदूरी है, यानी कि ईच आदमी की अगर मजदूरी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक स्किल वर्कर को अगर 9 यूनिट मिलता है तो एक सेमी स्किल को 5 यूनिट मिलता है, एक अनस्किल्ड को 4 यूनिट मिलता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, ये एक कुशल, अर्धकुशल और अकुशल लोगों की मजदूरी का रेशियो है मेरे भाई। तो आप मुझे बताओ टोटल पैसा कितना मिलता होगा, फिर ये बताइए मेरे भाई। टोटल निकालो ना। आप एक देखो कि अगर एक स्किल्ड वर्कर को 9 यूनिट मिलता है, लेकिन ये है 12 स्किल्ड वर्कर, तो 12 स्किल्ड वर्कर को कितना मिलेगा? 12 निम्मा 108 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर एक सेमी स्किल वर्कर को 5 यूनिट मिलता है तो 14 सेमी स्किल्ड वर्कर उन्हें कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। 14 पंजे 70। अगर एक जो अकुशल आदमी उसको 4 यूनिट मिलता है तो 10 को कितना मिलेगा मेरे भाई? 10 चौक 40 मिलेगा।
40 यूनिट मिलेगा। यानी कि सारे मजदूरों को मिलाकर फिर कितना मिलेगा, 108 प्लस 70 प्लस 40, ये आ जाएगा मेरे भाई टोटल। 110 में 108 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 218, जबकि मिलता कितना है मेरे भाई यहां पर 13189, तो 13189 रुपीज आ जाएगा सभी मजदूरों को मिलाकर, 218 की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है जी। पूछा है 10 अनस्किल्ड वर्कर द्वारा अर्जित राशि कितनी है, तो 10 अनस्किल्ड वर्कर को जो राशि मिली है वो 40 यूनिट है। यानी कि इस सवाल में आपको 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 40 यूनिट की वैल्यू इस सवाल में निकालनी है। 10 अनस्किल्ड वर्कर में हर एक को 4 यूनिट मिल रहा है तो 40 मिलेगा। 218 की वैल्यू है 13189, 218 यूनिट कह लो तो 1 यूनिट कह लो बटे 218, 40 यूनिट की वैल्यू आएगी मेरे भाई मल्टीप्लाई बाई 40 रुपए, और ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है जी। 2 से देके 20 बार जाएगा और 2 से आपका ये 109 चला जाएगा दोस्तों, 109। हालांकि 9 एकम 9 देख लेते हैं, 109 एकम 109 चला जाएगा मेरे भाई, आपका बचेगा कितना फिर 22 बचेगा। ठीक है जी, 22 228, 109 दूनी 218। ठीक है, फिर आपका एक बार जाएगा तो 121 गुणा 20 आ जाएगा मेरे भाई, तो ये 24 और 20 एकम 20, 2420 रुपीज, 2420 रुपए सवाल का आंसर आएगा 2420, सी ऑप्शन करेक्ट 2420। बढ़िया सवाल है, कैलकुलेशन भी है इस सवाल में, बेहतरीन है। कैलकुलेशन भी इस सवाल में आपको करनी पड़ेगी, अप्रोक्स भी आप कर सकते थे, मैंने पूरा ही बता दिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 27। दो संख्याएं 7-5 के रेशियो में हैं। पहली संख्या में 14 जोड़ा जाए, दूसरी में 5 कम किया जाए तो रेशियो 4-2 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए दो संख्याएं हैं, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड, ये दो संख्याएं 7-5 के रेशियो में है इनिशियली। आपसे इन दोनों संख्याओं का योग पूछा, तो योग क्या आएगा 7-5 12, 12 का मल्टीपल आना चाहिए। देखिए 12 से ये नंबर नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये 12 से कट रहा है, ये आंसर। तो अगर कोई समझदार बच्चा होगा तो ऐसे इजी सवाल ऑप्शन से ही उड़ा देगा, वरना इसमें आपको लगाना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, या एक्स मान के करो, वो तो हम करेंगे नहीं। दो संख्याएं मेरे भाई इनिशियली शुरुआत में 7-5 के रेशियो में है। अब हुआ क्या, पहली संख्या को 14 बढ़ाया गया, 14 बढ़ाया गया, दूसरी संख्या में 5 कम किया गया। अब नया रेशियो 4-2 हो गया। 4-2 का मतलब 2:1 हो गया नया रेशियो। ऐसे हर सवाल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लग जाता है, जहां शुरुआत का रेशियो दिया है, चेंज दिया है और उसमें फाइनल रेशियो दिया है। कैसे लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 2 पंजे 10, 7 और 10 का डिफरेंस 3 यूनिट आएगा। यहां भी ऐसे हो जाएगा मेरे भाई, 2 पंजे 10 माइनस का 10, 14 एकम 14, तो 14 एकम 14 और माइनस का 10, 14 और माइनस 10 का डिफरेंस 24 यूनिट, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई 24, 3 यूनिट की वैल्यू, 2 पंजे माइनस का 10 और 14, 24, तो 3 यूनिट की वैल्यू 24 है मेरे भाई, 8 गुना, ये 8 गुना आ गया। संख्याओं का सम कितना है, 7-5 12, संख्याओं का सम हो रहा है 7 + 5 12, तो 12 की वैल्यू भी 8 गुना आएगी, 96। ये देखो उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, तुरंत आ गया, ए ऑप्शन। चलिए खत्म होने वाला है। अब ए की सैलरी बी से 72% अधिक है, तो बी की सैलरी ए से कितने परसेंट कम है। दो लोग हैं मेरे भाई, ए और बी। सवाल चीख चीख के कह रहा है कि ए की जो सैलरी है वो बी से 72% ज्यादा है बी से, यानी कि बी की सैलरी अगर 100 रुपए है ना, तो ए की सैलरी 172 रुपए है। या मैं रेशियो भी ले सकता हूं, 4 से कट भी रहा है मेरे भाई। ठीक है जी, 4 चौक 16, 43 बार, और ये कट रहेगा मेरे भाई 25 बार। ये ए बी की जो है सैलरी का रेशियो आ गया। ए की सैलरी बी से 72% ज्यादा है, बी की 100 है तो ए की 172, ये रेशियो आ गया। पूछा उल्टा है, बी की सैलरी ए से कितना परसेंट कम है। अब आप सोचो खुद, बी की सैलरी ए से कितना कम है, रेशियो रिवर्स हो गया ना। अब 43 से 25 कितना कम है, 18 कम है, आउट ऑफ 43।
परसेंटेज में कितना गुणा 100% आएगा, तो 1800 को आपको भाग देना है बच्चे 43 से, 1800 को 43 से डिवाइड करना, और आंसर काफी नजदीक है। तो भैया करो, देखो 43 चौका जाएगा भाई, 40 चौका 108, 4 तिया 12, 43 चौका 172, अभी कितना बच जाएगा फिर आपका, 8 बच जाएगा, 80, तो 43 एकम 43, यानी कि 41 पॉइंट समथिंग जाएगा, बी ऑप्शन आंसर है, 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी, ओके। अगला सवाल, सवाल नंबर है 29। 185 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे आदमी को 6 सेकंड में पार करते, ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए पहले से। सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों में से किसी पे भी सवाल आ सकता है। अब एक 185 मीटर लंबी ट्रेन है, ये ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है जो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मान लीजिए मेरे भाई ये ट्रेन है, ये ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड पूछी है, मान लिया ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। ये ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है जो ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 9.9 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितने टाइम में पार करते हैं? 6 सेकंड में पार करती है ट्रेन की स्पीड। मैंने ट्रेन की स्पीड को s किलोमीटर पर आवर मान लिया, यानी कि मुझे s निकालना है, s निकालना है, जो भी s का मान आएगा सीधा किलोमीटर पर आवर में होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही है ट्रेन इस आदमी को, तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर 185 मीटर, 185 मीटर ये डिस्टेंस आएगा मेरे भाई, है ना। जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करेगी। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड होगा मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड जोड़ जाएगा s प्लस 9.9, लेकिन यह है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, हमें मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत है, क्योंकि यहां डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई मीटर में है, टाइम सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर ये स्पीड हो गया गुणा टाइम, टाइम आपका आ गया बच्चों 6 सेकंड, 6 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा सॉल्व। 6 से 18 3 बार जाएगा, 5 से 185 37 बार जाएगा, तो 37 तिया 111 बराबर आ गया s प्लस 9.9। 111 में से 9.9 घटाओ तो 111 में से आप 10 घटा लो भैया, 101 है? यहां तो आंसर ये मैच नहीं कर रहा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं की हमने। 185 की है, s प्लस 9.9 इंटू 5/18 गुणा ये 6, 6 18, तो 5 से जाएगा 37 बार, 37 तो 111 में से 9.9 आपको घटाना है, तो 111 में से आप लोग 10 घटा लो, 101, 101.1 आएगा मेरे भाई, 101.1 इसका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा यहां पे करेक्ट कर लेना, ए ऑप्शन 101.1 होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो तो आज के टेस्ट का आखिरी सवाल करेंगे मेरे भाई, सैंपल पेपर का सवाल नंबर 30। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज प्राइस 16,455 है। भाई 3 फर्नीचर की वस्तु हैं, उनका एवरेज प्राइस दे रखा है 16,455 रुपए। उनके प्राइस का रेशियो 3:5:7 है। सबसे सस्ती वस्तु का प्राइस क्या है? करो भाई, 3 फर्नीचर हैं, उनकी एवरेज कॉस्ट दे रखी है और उन तीनों फर्नीचर के कॉस्ट का रेशियो दिया हुआ है। जब आपको एवरेज दिया हुआ है मेरे भाई, तो आप एवरेज ही निकालो, रेशियो में आप एवरेज ही निकालो। 3:5:7 का रेशियो एवरेज क्या आ जाएगा भाई? तो सब बीच में ही है भैया, लगातार संख्या है, 3 2 5 2 7, यानी कि यही एवरेज आ जाएगा, बीचों बीच में 5। अगर 3 फर्नीचर की कीमत 3 यूनिट, 5 यूनिट, 7 यूनिट है, तो एवरेज आएगा मिडिल नंबर 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू ही सवाल में सीधा 16,455 रुपए दिए, 5 यूनिट की वैल्यू सीधा। तो सबसे सस्ता फर्नीचर हो गया जी आपका 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, 3 यूनिट की, बस खेल खत्म, ये आंसर है। 5 की वैल्यू ये है भैया, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, 4 5 नाम 45, 5 एकम 5, ये आ जाएगा जी। ठीक है, 3291 टाइम्स करना है आपको।
3291 टाइम्स करूंगा तो 9 के करीब नहीं आएगा, ये डी ऑप्शन आंसर आएगा। 9,029 9873 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ये सबसे सस्ते फर्नीचर की कीमत हो जाएगी, खेल खत्म। ठीक है जी। तो आज का जो मैंने सैंपल पेपर कराया मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, ये इजी था, इसमें कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जो बहुत ज्यादा टफ हो मेरे भाई, लेकिन पेपर इसी लेवल का आ रहा है और ऐसा ही आएगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा मेरे भाई, समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो आज इतना ही। ठीक है, एक सैंपल पेपर मैं आपको और कराऊंगा एनटीपीसी का कल। धन्यवाद। इस सैटरडे संडे मेरे भाई एनटीपीसी का हमारी एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा। आप जाना एप्लीकेशन पे, यहां पे लाइव टेस्ट वाली कैटेगरी में अभी कोई टेस्ट शेड्यूल नहीं है। सैटरडे संडे 48 घंटे के लिए। अच्छा ये आगे बेटा शेड्यूल तो कर दिया हमने, ये देखो ये लाइव टेस्ट यहां पे हमने शेड्यूल कर दिया है। सीजल का भी कराएंगे, एनटीपीसी का भी कराएंगे मेरे भाई। कल ये ओपन कर देंगे मेरे भाई। अभी आप इस पर ऐसे क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप 48 घंटे में कभी भी टेस्ट लगाइए। सबसे ज्यादा बच्चे जो टेस्ट दे रहे हैं सीरियस बच्चे, वो हमारी एप्लीकेशन पर ही दे रहे हैं। आप उनसे डायरेक्ट चेक कर सकते हो मेरे भाई कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, धन्यवाद, बाय।